जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोज में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेडमेन के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र करने वाले हैं। ये जो प्रश्न पत्र है वो आपका 3 जुलाई 2023 के प्रथम पाली का है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और इसमें आपका पहले हिंदी का पार्ट करेंगे। तो यहाँ से आपका हिंदी का पार्ट शुरू होता है और इसमें आपका पहला प्रश्न दिया गया है, सर्वोचित शब्द से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। अर्थात सबसे उचित शब्द जो है इन चार ऑप्शन में से उन एक को यहाँ पर पिक करना है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है ये पढ़ लीजिए। प्रश्न में आपका दिया गया है, आप मेरी राय की डैश कर नहीं सकते क्योंकि मेरी बात 16 आने सच है। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति कह रहा है कि आप मेरी बात को टाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मेरी बात 16 आने सच है। तो इसमें से वैसा ही मिलता जुलता सर्वोच्चतम शब्द हमें प्रयोग में लाना है। तो यहाँ क्या दिया गया है, उपमा, अपेक्षा, उपेक्ष और उपेक्षा। देखिए, इस उपेक्षा का मतलब है अनदेखी। अर्थात मेरी बात जो है वह 16 आने सच है, इसलिए आप मेरी बात का अनदेखा नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उपेक्षा का प्रयोग किया जाएगा। आप मेरी राय की उपेक्षा कर ही नहीं सकते क्योंकि मेरी बात 16 आने सच है। ठीक है, क्लियर ना। तो फर्स्ट का उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर हमें चार वाक्य दिया गया है। पहला वाक्य है, वह संतोष के साथ चला गया, यह बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा है, वह सब भले लोग हैं। वह सब भले लोग कैसे हो सकता है, सब लोग है ना, तो यहाँ पर होगा वे सब भले लोग हैं। ठीक है, तब जाकर यह शुद्ध होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है, मुझे उसने खाना खिलाया, यह शुद्ध है। उसके बाद दिया गया है, मैंने उसे किताब देने को कहा। तो यहाँ पर बाकी सभी तीन शुद्ध हैं और बी वाला अशुद्ध था, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको तीसरा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द से पक्ष या अनुसार का भाव प्रकट होता है। यहाँ पर आपका पहला दिया गया है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब हो गया विपरीत। ठीक है, अनुकूल मतलब के अनुसार। तो के अनुसार या पक्ष में रहना, तो ये बी वाले से होता है। अनुभव एक फीलिंग है, ज्ञान बुद्धिमत्ता का भंडार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी वाला उत्तर है वह बिल्कुल सही है। इससे क्या होता है, इस शब्द से हमें पक्ष या अनुसार का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए आपका चौथा क्या दिया गया है, चौथा है आपका, सर्प शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची अर्थ उपयुक्त रहेगा। यहाँ पर आपको दिया गया है सर्प, तो सर्प के लिए क्या क्या होता है, भुजंग, ठीक है, उसके बाद आपका व्याल, उसके बाद आपका नाग, उसके बाद आपका विषधर, उसके बाद आपका अही और उरग। इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से आपका व्याल दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, फोर का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र चाहिए सीआरपीएफ के, तो 51 रुपीज चार्ज लगेगा। आपको ये सारे पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा और भी जानकारी आपके साथ हम साझा कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका दिया गया है, कुंभकर्ण डैश के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, कुंभकर्ण जो है यह आपके रामायण का हिस्सा है और कुंभकर्ण सोने के लिए प्रसिद्ध था, सोने और खाने के लिए। ठीक है, उसे जब खुशबू लगती थी तो वो जागता था, वरना 6-6 महीने वो सोया करता था। तो कुंभकर्ण जो है नींद के लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो 5 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका छठा दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वागदान वागदान का संधि विच्छेद करना है। वागदान, यहाँ पर देखिए क और द मिलकर ग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है, तो वाकदान
क और दौ ढूंढिए, क हलंत और दौ, ये यहाँ पर डी में है, ठीक है। ये आपका व्यंजन संधि है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां आपका दिया गया है, उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी, इस कहावत के उचित अर्थ का चयन करें। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी, इसका मतलब होता है कि दुविधा में पड़ जाना या फिर असमंजस वाली स्थिति, या फिर आप कह सकते हैं कि हर स्थिति में नुकसान ही नुकसान होना। तो ये भावार्थ निकलते हैं। इन भावार्थ में क्या क्या दिया गया है? पहला दिया गया है हर स्थिति में नुकसान होने की संभावना, तो ये बिल्कुल सत्य है। सेकंड दिया गया है किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो जाना, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट आपका दिया गया है बहुत अधिक परिश्रम या अत्यंत कम उपलब्धि, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है वातावरण और परिस्थिति के अनुसार रहना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। हर स्थिति में नुकसान होने की संभावना जो है, यह इस कहावत का अर्थ होगा, ठीक है। तो 7 का उत्तर आपका क्या हो गया? 7 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़े। 8 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य पूर्वकालिक क्रिया से संबंध नहीं रखता? अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पूर्वकालिक में दो दो क्रियाएं होती हैं, एक पहले हो चुकी होती है, दूसरा बंदा कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा वाक्य नहीं है, हमें ये बताना है। तो पहला वाक्य दिया गया है, वह नहाकर खाता है, अर्थात नहाने का काम वह कर चुका है, फिर वह खाना खाएगा, ठीक है। तो यह आपका पूर्वकालिक हो गया। दूसरा दिया गया है, वह पैदल घर आया, तो यह पूर्वकालिक क्रिया नहीं है, तो ये उत्तर आपका यहीं पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, सन्यासी होकर भी वह घरवासी है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया वह विद्यार्थी होकर भी पढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर बाकी जो 3 वाक्य दिए गए हैं वो पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित हैं, वहीं पर बी वाला जो है वह पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित नहीं है, इसलिए 8 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए आपका क्या दिया गया है, नाइन्थ है, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे वाणी द्वारा कहा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द होगा। तो वैसी चीजें जिसे वाणी द्वारा ना कहा जाता है वह कहलाता है अनिवार्चनीय। तो अनिवार्चनीय आपके सी में दिया गया है, तो उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 10th आपका दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा धन से संबंधित। तो धन से संबंधित कोई भी चीज जो होती है वह आर्थिक होती है। तो इन 4 ऑप्शन में डी वाला आपका आर्थिक दिया गया है, इसलिए 10 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़े। अब 11 आपका दिया गया है, निम्नलिखित अर्थ वाली कहावत की पहचान करें। क्या दिया गया है? दिखावटी हाट बाट किंतु सार कुछ भी नहीं। ये तो आजकल जेनजी का हाल है कि सिर्फ दिखावा करना, ठीक है। कर्ज लेकर जिंदगी चलाना, लोगों की बात नहीं सुनना, मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं आज के समय में। तो दिखावटी हाट बाट तो है, लेकिन सार उनका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कहावत चुनना है। तो कहावत क्या होगा इसका? छप्पर पर फूस नहीं, ड्योरी पर नाच, ठीक है। ये आपका ये वाला ही दिया गया है, बिल्कुल सत्य है ये। छप्पर पर फूस नहीं, इसका कहने का मतलब हो गया कि एक घर होता है, घर के ऊपर फूस तक नहीं है, लेकिन उस पे दिखावा करना, नाचना कि ये हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। बेस तो मजबूत करो यार, ठीक है। वही चीज दिया गया है यहाँ पे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। 12 आपका दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इनमें से कौन सा विकल्प द्विगु समास है। तो द्विगु समास संख्यावाची द्विगु, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संख्यावाची कौन सा है? संख्यावाची आपको सी वाला है, पंचवटी, 5 वटों का समाहार, ठीक है। 5 वटों का समाहार जो है यह आपका द्विगु समास है। उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप मुझसे कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। आशा करेंगे कि हम आपकी उन सभी बातों का जवाब दे पाएं जो आपके लिए अत्यंत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य के अर्थ का अर्थ धन है? देखिए यहाँ पर 4 वाक्य हैं, इस वाक्य में से एक वाक्य ऐसा होगा जिसका मतलब आर्थिक चीजों से होगा, ठीक है।
तो पहला वाक्य दिया गया है, उसकी एक गलती से अर्थ का अनर्थ हो गया, तो यहाँ पर कहीं भी पैसे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। दूसरा आपका दिया गया है, तुम्हारी बातों का अर्थ समझना बहुत कठिन है। यहाँ पर अर्थ का मतलब हो गया चीजों को समझना। ठीक है, तो यह भी नहीं है। सी दिया गया है, पुष्प का अर्थ फूल होता है, इसका मतलब भी पैसे से नहीं है, धन से नहीं है। और डी वाला दिया गया है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह विकासशील है। ये अर्थव्यवस्था जो है यह धन से संबंधित है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है, दूसरे के काम में दखल देना, तो उसको हस्तक्षेप बोला जाता है। ए में ही उत्तर दिया गया है, ज्यादा नहीं सोचना। ठीक है, चलिए 15 आपको दिया गया है, आंख का पर्यायवाची शब्द। तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है? आपका होता है नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अक्षी, अंबक, विलोचन। ठीक है, तो ये सब जो होता है आंख का पर्यायवाची है। इन सभी में से आपका डी वाला जो नेत्र दिया गया है यह बिल्कुल सही है, इसलिए 15 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। 16 है आपका, सर्वनाम का रूपांतरण डैश की दृष्टि से होता है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चूज करना है। तो सर्वनाम का जो रूपांतरण होता है वह पुरुष वचन और कारक पे आधारित होता है। ठीक है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। इन कारकों पर एक सर्वनाम का रूपांतरण तय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 17 है आपका, दध्योदन। दध्योदन का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए यहां पर जो है दध्योदन, दधी जोर ओधन। ठीक है, दधी जोर ओदन, ये आपका यन स्वर संधि है। ठीक है, यहाँ पर ई दीर्घ ई य हो जाता है, उ दीर्घ उ व हो जाता है, री दीर्घ री र हो जाता है। पढ़ा होगा आपने। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर ढूंढिए। दधी जोर ओदन बी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपका दिया गया है, पीतांबर में कौन सा समास है? तो पीला है जिसका अंबर, विष्णु। ठीक है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चला आएगा। ठीक है, उत्तर आपका हो गया 18 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 देखिए क्या दिया गया है। 19 है, निम्नलिखित में से किस शब्द के विग्रह में तत्पुरुष समास होगा? चयन कीजिए। यहां पर दिया गया है 4 समास। ठीक है, पहला आपका दिया गया है कृताकृत। कृताकृत मतलब क्या होता है? कृत और आकृत, किया हुआ और ना किया हुआ, ये आपका कर्मधारा में आता है। ठीक है, दूसरा आपका दिया गया है धरणीधर, अर्थात क्या हो जाएगा? धरणी को धारण करना, धरणी को धारण करना। तो यहां पर को का प्रयोग किया गया, कौन सा तत्पुरुष समास होगा? ये कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक तत्पुरुष समास ये होगा। उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है अनिकृति, अर्थात अनुकरण से बनी कीर्ति, जो कि अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, अव्ययी भाव। और नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़, तो इसके दो समास हो जाएंगे। यदि आपके छत्तीसगढ़ों का समाहार, तो ये आपका हो जाएगा द्विगु। और जब कुछ विशेष हो गया जैसे राज्य का दर्जा, तो बहुब्रीहि। ठीक है, ऐसे समास विग्रह करना होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपको दिया गया है, उदधि बड़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। इस पंक्ति में उदधि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए इसमें उदधि का पर्यायवाची पयोधि हो जाएगा, जो कि समुद्र के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, आपने सुना होगा कभी, ये रहीम का कविता है और उन्होंने कहा था, धनी रहीम जल पंग को लघु जियत पियत अघाय, उदधई बराई कौन है जगत प्यासो जाए। अर्थात कीचड़ में जो थोड़ा बहुत जल होता है उसे पीकर जानवर अपना प्यास बुझा लेता है, लेकिन वहीं जो समुद्र है
उसका जल कोई नहीं पीता, वहां से लोग प्यासे चले आते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि कम हो लेकिन उपयोगी हो, तभी आपका जीवन धन्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उदधि जो है यह पयोधि से संबंधित है, जो कि समुद्र के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो 20 का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका गाद्यांश है और इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्या दिया गया है? निम्नलिखित गाद्यांश को पढ़ना है और ये आपके जनसंख्या पे है। क्या दिया गया है? जनसंख्या की वृद्धि भारत के लिए आज एक विकट समस्या बन गई है। यह समाज की सुख संपन्नता के लिए भयंकर चुनौती है। महानगरों में कीड़े मकोड़ों की भांति अस्वास्थ्यकर घोंसलों में आदमी भरा पड़ा है। ना धूप, ना हवा, ना पानी, ना दवा। बिल्कुल सही है। आजकल जो शहर की स्थिति है उसमें लोग सिर्फ भरे पड़े हैं, जीने की शैली तक नहीं है वहां पर। ठीक है, फिर आपको दिया गया है पीले दुर्बल निराश चेहरे। यह संकट अनायास नहीं आया है। संतान को ईश्वरीय विधाता और वरदान मानने वाला भारतीय समाज ही इस रक्त बीज संस्कृति के लिए जिम्मेदार है। चाहे खिलाने को रोटी और पहनने को वस्त्र ना हो, शिक्षा को शुल्क और रहने का छप्पर ना हो, लेकिन अध भूखे अध नंगे बच्चों की कतार खड़ी करना हम भारतीय अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। यदि इस जन वृद्धि पर नियंत्रण न हो सका तो हमारे सारे प्रयोजन और आयोजन व्यर्थ हो जाएंगे। धरती पर पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। जबकि किसी समाज के सदस्य की संख्या बढ़ती है तो उसके भरण पोषण के लिए जीवन उपयोगी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, परंतु वस्तुओं का उत्पादन तो गणितीय क्रम से होता है और जनसंख्या रेखा गणित की दर से बढ़ती है। फलस्वरूप जनसंख्या और उत्पादन दर में चोर सिपाही का खेल शुरू हो जाता है। आगे आगे जनसंख्या दौड़ती है, पीछे पीछे उत्पादन। वास्तविकता यह है कि उत्पादन वृद्धि के सारे लाभ को जनसंख्या की वृद्धि व्यर्थ कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप औलभ्य हो जाती है। महंगाई निरंतर बढ़ती रहती है, जीवन स्तर गिरता जाता है, गरीबी, अशिक्षा, बेकारी बढ़ती चली जाती है, देश वहीं का वहीं पड़ा रहता है। बहुत ही अच्छी चीजें गाद्यांश में बताई गई है कि जनसंख्या वृद्धि से किन सारी दिक्कतों का सामना करना हमें पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। 21 दिया गया है, रक्त बीज संस्कृति का अर्थ क्या है? रक्त बीज संस्कृति का अर्थ हो गया अत्यधिक संतान उत्पन्न करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? ए में दिया गया है अधिक संतति उत्पन्न करने की संस्कृति। ठीक है, यह कहलाती है रक्त बीज संस्कृति। तो यही हो गया आपका पहला ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 आपका दिया गया है, गाद्यांश के अनुसार भारत में बढ़ती जनसंख्या के लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसके लिए जिम्मेदार जो है संतान को ईश्वरीय विधान मानने वाला, वरदान मानने वाला। बहुत सारे लोग हैं जो इसको वरदान मानते हैं और वो बच्चे पैदा करते रहते हैं। ठीक है, तो आपका ए उत्तर हो जाएगा। ये आपके गाद्यांश में दिया गया था, तो 22 का उत्तर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। 23 दिया गया है, बढ़ती जनसंख्या का दुष्प्रभाव निम्नलिखित में से नहीं है। अब देखिए जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे कई दुष्प्रभाव हो रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो दुष्प्रभाव नहीं है? तो पहला है कि जीवन उपयोगी वस्तुओं का अभाव। ये तो दुष्प्रभाव है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है। सेकंड आपको दिया गया है रोजगार के साधनों में वृद्धि। तो रोजगार के साधनों में वृद्धि तो नहीं हो रही उतनी, ठीक है, लेकिन रोजगार उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी उत्पादन बढ़ेगा। ये आपने पढ़ा ना। नेक्स्ट आपका दिया गया है महंगाई में अत्यधिक वृद्धि। तो ये तो होगा ही, ये दुष्प्रभाव है। नेक्स्ट है आपका अस्वस्थकर रहन सहन। शहरों में आजकल यही स्थिति है, लोग अधिकतर अस्वस्थ रह जा रहे हैं। क्यों? जनसंख्या वृद्धि की वजह से। ठीक है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 आपको दिया गया है, जनसंख्या और महंगाई का संबंध क्या है? तो जनसंख्या और महंगाई का संबंध चोर पुलिस जैसा हो गया है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने से उत्पादन की वृद्धि भी व्यर्थ हो जाती है और महंगाई बढ़ता रहता है। ठीक है, वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, महंगाई निरंतर बढ़ती रहती है। ठीक है, ये पढ़ा आपने।
उत्तर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आपका आज का आखिरी प्रश्न है। क्या दिया गया है? ये कह रहा है उचित शीर्षक। तो देखिए, उचित शीर्षक में जनसंख्या और महंगाई, बढ़ती जनसंख्या एक अभिशाप, जनसंख्या नियंत्रण करने की आवश्यकता, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो यहाँ पर ये जो एक अभिशाप दिया गया ना, जनसंख्या एक अभिशाप होगा, ये बिल्कुल सही है। फ्यूचर में एक अभिशाप हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि, इसलिए यह शीर्षक बहुत ही उचित दिया गया है। इसलिए 25 का उत्तर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से 25 के 25 प्रश्न मैंने करा दिए। अब बारी है आपकी। आपको बतलाना है कि विश्व पर्यावरण दिवस ये हम लोग कब मनाते हैं। ठीक है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे कमेंट करते हैं। ठीक है, और किसी बच्चे को हेल्प चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।